तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था प्राचीन भारत के कुछ स्रोतों के बारे में, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और जानेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे और सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में। जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि दो मुख्यतः स्रोत हैं, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। साहित्य के अंतर्गत हमने देखा था कि दो तरह के साहित्य होते हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मोत्तर। तो आज हम इसी संबंध में पढ़ेंगे कि धार्मिक साहित्य क्या है, धर्मोत्तर साहित्य क्या है, पुरातात्विक क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जिन साहित्य की बात की जाती है उसमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावे और भी धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था, साहित्य के अंतर्गत दो प्रकार के साहित्य पाए गए हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, एक धार्मिक साहित्य और एक धर्मोत्तर साहित्य। तो सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य के बारे में देखते हैं। तो धार्मिक साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, या पहले जैन साहित्य लिख देते हैं, जैन साहित्य, और तीसरा है बौद्ध साहित्य। अर्थात वो साहित्य जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित था उसे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। वो धार्मिक ग्रंथ जो जैन धर्म से संबंधित था उसे जैन साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। वो साहित्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित था उसे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। तो ब्राह्मण साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर किन किन ग्रंथों को रखा गया है, तो पहला है वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। अगर हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य के अंतर्गत अचरांग सूत्र और भगवती सूत्र, दो ऐसे जैन धर्म से संबंधित दो ऐसे साहित्य है जिसके माध्यम से हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। इसके अलावा अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं
तो इसके अंतर्गत आ जाता है त्रिपिटक, वास्तव में ये 3 अलग अलग ग्रंथ हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और इसी को जो सम्मिलित रूप से पढ़ा जाता है तो उसे त्रिपिटक कहा जाता है। इसके अलावा अंगुत्तर निकाय, इसके बाद वंश साहित्य, इसके अंतर्गत दीपवंश, महावंश इत्यादि आते हैं। तो ये मुख्यतः धार्मिक साहित्य थे जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अलग अलग धर्म के ग्रंथों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके इसको पढ़ा जाता है, या इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो हमने धार्मिक साहित्य को देख लिया। अब हम धर्मेतर साहित्य को देखेंगे, यानी वो साहित्य जो धर्म से संबंधित न हो करके किसी इंडिविजुअल व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है और उस समय के सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक बारे में जानकारियों का उल्लेख किया गया है। तो इसे भी 2 भागों में हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। एक जो देसी विद्वानों के द्वारा लिखा गया और दूसरा जो विदेशियों के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो देसी विद्वानों की अगर हम बात करते हैं और उनके द्वारा लिखी गई साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है अर्थशास्त्र। जिसकी रचना कौटिल्य या चाणक्य द्वारा की गई थी। इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसको विशाखा दत्त ने लिखा है। और आगे बढ़ते हैं तो एक माल विका अग्निमित्र, जो कालिदास के द्वारा लिखित है। इसके अलावा एक और पुस्तक है, इसका नाम है महाभाष्य, जो पतंजलि के द्वारा इनके लेखक कौन है? पतंजलि। ठीक है, इसके अलावा एक राजा तरंगनी है जिसको कल्हन के द्वारा लिखा गया है, जो कल्हन के द्वारा लिखा गया है।
अब अगर हम विदेशियों के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ह्वेनसांग का। जिसने एक पुस्तक लिखा, इसका नाम था सियुकी, इसका अलबरूनी। अलबरूनी इसने लिखा था किताब उल हिंद। इसके बाद आता है इब्न बतूता। इनके द्वारा लिखा पुस्तक था रेहला। इसके अलावे हेरोडोटस, टोलमी इत्यादि प्रमुख विदेशी हुए जो भारत में प्राचीन समय में वह भ्रमण करने आए और यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में अपने अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस विदेशियों के बारे में, विदेशी यात्रियों के बारे में अगर जान लेते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं। तो विदेशी यात्रियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन। तो प्राचीन समय में हम देखते हैं कि भारत में जो यात्री आए थे मुख्यतः 3 जगहों से आए थे, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और वो 3 कहाँ के यात्री होते थे। तो मुख्यतः प्राचीन समय में 3 जगहों से हमारे यहाँ विदेशी यात्रियों ने भ्रमण के लिए या शिक्षा ग्रहण हेतु भारत का दौरा किया था। पहला था यूनान, दूसरा चीन और तीसरा अगर हम बात करें तो अरबी। तो हम यूनान सबसे पहले देखेंगे कि यूनान से कौन कौन से लोग हमारे यहाँ भ्रमण करने के लिए आए थे। उन्होंने भारत के बारे में अपने ग्रंथों में, अपने साहित्यों में लिखा है। तो हेरोडोटस, इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, और इसे इतिहास का जनक यानी कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसके किसी क्रम में हम मेगास्थनीज और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ये मौर्य वंश के समय में भारत आए थे और ये सेल्यूकस निकेटर, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और उसकी पुत्री कर्नेलिया से शादी कर लिया था, उसका ये राजदूत के रूप में भारत आया था। और उस समय भारत पर मौर्य वंश का शासन चल रहा था। इसके अलावा एरियन, प्लूटार्क, इत्यादि। वही अगर हम चीनी यात्री की बात करते हैं तो फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि का नाम आता है।
फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग का नाम आता है। अगर फाहियान की बात करें तो जब भारत पर गुप्त वंश का शासन चल रहा होता है और गुप्त वंश का शासन चंद्रगुप्त द्वितीय शासक रहता है, उसके समय में ये भारत आता है। और ह्वेनसांग के बारे में कल हमसे एक मिस्टेक हो गया था, हमें से बताया थी कि उन्होंने अपने पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में बताया है, तो उसको हम सुधार करना चाहते हैं। आप लोगों से माफी मांगते हुए, ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और उसने उस समय के प्रशासनिक राजनीतिक बारे में राजनीतिक प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में अपने पुस्तक सुजुकी में वर्णन किया। और तीसरा जो है अरबी। अगर अरबी यात्रियों की हम बात करें तो इसमें सबसे जो प्रसिद्ध नाम है वो है अलबरूनी। ये महमूद गजनवी के साथ, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ ये हिंदुस्तान आया था और इसके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद। इसके अलावा इस क्रम में आगे एक और प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आता है इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक जब भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा होता है और दिल्ली सल्तनत के और उस दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश का शासन चल रहा होता है और तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक जो बादशाह रहता है उसके समय में ये भारत आता है और इसने अपने अनुभव को रेहला नामक एक पुस्तक में लिखा है। तो इससे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लोगों ने देख लिया, धार्मिक साहित्य को देख लिया, धर्मोत्तर साहित्य को देख लिया, विभिन्न विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए साहित्य को देख लिया जो यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे कि अभी तक जो हमने देखा है साहित्य के बारे में देखा है, अब हम लोग पुरातत्व के बारे में जानेंगे कि पुरातत्व साक्ष्य जो है वो कौन कौन से साक्ष्य है जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारियां मिलती है। पूरा तात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले एक व्यक्ति का नाम लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर शायद वो व्यक्ति नहीं होता तो हमें अपने इतिहास के बारे में इतनी डिटेल जानकारी प्राचीन समयों के बारे में नहीं मिलता, क्योंकि वही वो व्यक्ति था जिन्होंने पुरातत्व के बारे में काफ़ी रुचि दिखाई और उससे अध्ययन किया और अध्ययन करवाया भी विभिन्न विभागों के माध्यम से, और उससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त हुई। तो उस व्यक्ति का नाम है सर उस व्यक्ति का नाम है सर एलेक्जेंडर कनिंघम। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारतीय पुरातत्व संबंधित जो वस्तु प्राप्त हुई उसमें गहरी रुचि दिखाई और उसके आधार पर हमें प्राचीन भारत के स्रोतों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। तो इसके अंतर्गत
सबसे पहले आता है जिस अभिलेख का नाम आता है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख वो पहला अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद है सहगौड़ा। सहगौड़ा एक जगह है जहां से एक अभिलेख की प्राप्ति हुआ है, इसीलिए उसे सहगौड़ा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख सिक्के, बेगाज, गोई या एशिया, माइनर अभिलेख इत्यादि। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि कागजों का आविष्कार नहीं हुआ था या लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय के राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों या आदेशों को पत्थरों पर गुफाओं में गुदवा दिया करते थे। जो उस समय के राजाओं के द्वारा पत्थरों पर गुफाओं में गुदवा दिया जाता था, उसी को आगे जाकर के पढ़ के समझ के हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सिक्के, उस समय में कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने सिक्कों पर भी अपने कार्यों को, अपने कृतियों को गुदवा दिया करते थे। और यह प्रचलन सबसे पहले जब भारत पर यवन लोग शासन करना शुरू किए थे, तो उन्होंने ये सबसे पहले करना शुरू किया था। तो इस प्रकार से हम लोग पुरातात्विक स्रोत को भी जान गए। इस सब के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। जब इस समय हाथी गुम्फा का अभिलेख जिस समय का है, सागौरा का अभिलेख जिस समय का है, जब उस शासन प्रशासन, उस राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इन सब चीज़ों की चर्चा डिटेल में करेंगे और जानेंगे। अभी हम स्रोत पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए महत्वपूर्ण चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज और हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे, अभी तक हमने जितने स्रोत पढ़े हैं इसमें भी कई प्रकार की विभिन्नताएं थी और इन विविधताओं के आधार पर इसका अलग अलग काल निर्धारण कर दिया गया है कि हाँ, कि किस समय से किस समय तक का युग जो था वो किस समय से लेकर के किस समय तक का युग जो था वो, और उसके अभिलेख के आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जितने स्रोत मिले हैं उसमें से कुछ स्रोत ऐसे हैं जो लिखा हुआ हमें मिला, जैसे धार्मिक साहित्य इत्यादि उसमें लिखा हुआ मिला था। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो लिखित तो है लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है, और कुछ अभिलेख और कुछ टाइम ऑफ पीरियड में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके बारे में कोई न तो लिखित विवरण है, कोई लिखित विवरण नहीं है। तो इस आधार पर भी इसका काल का विभाजन जो है 3 अलग अलग भागों में किया गया है। और ये 3 अलग अलग काल कौन से हैं तो उसको हम लोग
देखते हैं। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत उस समय को रखा जाता है जिस समय के प्राप्त जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इस काल समय के अंतर्गत वैसे समय को रखा जाता है जिस समय का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम इसे पाषाण काल को इसमें रख सकते हैं। पाषाण काल को इसमें रखा जाता है क्योंकि पाषाण काल से संबंधित जिस समय अवधि को हम लोग पाषाण काल कहते हैं उस समय का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। उस समय के बारे में जानकारी हमें पत्थरों औजारों के माध्यम से ही मिलती है। दूसरा है आद। आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम उस समय को रखते हैं जिस समय का लिखित साक्ष्य तो हमें मिला है लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, उसे पढ़ नहीं पाया है। और इस काल के अंतर्गत हम सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के काल को रखते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी साक्ष्य मिले हैं वो या तो लिखित साक्ष्य नहीं है और जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है, नाम दिया गया है। और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। तो हम जब पढ़ते हैं इतिहास को तो हमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से के समय से लिखित विवरण हमें देखने को मिलता है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से आगे के जितने भी काल हैं उसको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है हम समाप्त करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी आप लोगों को लगा है तो आप लोग हमें कमेंट करके सलाह दे सकते हैं, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि हमारा चैनल जो है वो दिन ब दिन प्रोग्रेस करे और हम आपके लिए हमेशा नए नए जानकारियाँ और नए नए वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।